हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पूर्वी बुक के सेकंड यूनिट वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस के फर्स्ट चैप्टर ए टेल ऑफ वैल्यूर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को क्लास 8 के सारे बुक्स का भी लिंक दिया गया है, तो अगर आप कोई भी बुक खरीदना चाहते हैं तो आप वहां पर से जाकर के खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है, लेट अस डिस्कस अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द फर्स्ट वन एंड द लास्ट इवेंट्स हैव बीन मार्क्ड फॉर यू। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। यहाँ पर आपको बोला क्या है कि आपको क्या करना है ना, इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जो पहला और जो अंतिम इवेंट है वो आपको मार्क करके दिया गया है और आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर्स के साथ भी शेयर करना है। जैसे कि सबसे पहला इवेंट क्या है, मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज बॉर्न इन 1923 इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो ये पहला इवेंट है। इसी प्रकार से इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उस प्रकार से आपको नंबरिंग जो है यहाँ पे देते चलना है। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबरिंग किसको देंगे, मेजर सोमनाथ शर्मा वे अंडरवेंट ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट। उसके बाद अगला क्या होगा, मेजर सोमनाथ शर्मा वाज कमीशन्ड इनटू द 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942। उसके बाद फोर्थ नंबर हम लोग किसको देंगे, द डी कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वाज फ्लोन इनटू श्रीनगर। उसके बाद फिफ्थ नंबर किसको देंगे, मेजर सोमनाथ शर्मा रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स टू कॉम्बैट द एनिमी एट बदगाम। उसके बाद अगला नंबर किसको देंगे, सिक्स नंबर, मेजर सोमनाथ शर्मा वाज किल्ड इमीडिएटली आफ्टर अ मोर्टार शेल हिट हिम। सेवेंथ नंबर किसको देंगे, इवन आफ्टर लूजिंग मेजर सोमनाथ शर्मा द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली टू सेव श्रीनगर फॉर इंडिया। और लास्ट वाला तो आपको करके ही दिया गया है, मेजर सोमनाथ शर्मा वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है एंड उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कंडीशंस फ्रॉम द लाइन द एयर वॉज थिक विद गन फायर। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देयर वॉज इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। डिस्पाइट हेवी कैजुअलिटीज मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यू टू लीड हिज मैन बिकॉज ही वांटेड टू प्रोटेक्ट श्रीनगर एंड इंस्पायर हिज सोल्जर्स टू फाइट ब्रेवली। देखिए, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बोथ असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो। अब आपको नीचे एक असर्शन दिया गया है एंड एक रीजन दिया गया है एंड उनके बेसिस पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको सही तरीके से ऑप्शन को चुनना है। जैसे कि असर्शन क्या है, मेजर सोमनाथ शर्मा मूव्ड फियरलेसली थ्रू द बैटलफील्ड इवन दो ही वाज इंजर्ड। उसके बाद रीजन है, ही बिलीव्ड हिज करेज वाज इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट द सोल्जर्स। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या दिए गए हैं कि दोनों ए और आर सही है, और आर जो है वो ए को सही एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा है कि सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तीसरा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ए और आर दोनों सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उस ब्लैंक को जो भरना है उन्हीं वर्ड से। तो क्या दिया गया उसको पढ़ते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा वाज फीलिंग मैगजीन्स एंड इनकरेजिंग हिज मेन टू होल्ड देयर ग्राउंड डिस्पाइट डैश। तो यहाँ पे आपको दिया गया है इंजरीज और वरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंजरीज। इसके बाद सेकंड एक्सट्रैक्ट है, बॉर्न ऑन 31 जनवरी 1923 इन द पिक्चर टाउन ऑफ दाद इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। सोमनाथ शर्मा belonged to a family with a rich military legacy. His father, Major General Amarnath, had served the nation with distinction, and young Somnath was deeply inspired by the valorous tales of Mahabharat, imparted to him by his grandfather. ये आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है एंड इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखिए, What can be inferred about Somnath Sharma's early influence on his career? तो यहाँ पर देखिए आपको 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है, he was primarily influenced by his father's achievement in the military. Second, his inspiration came solely from the tales of Mahabharat. तीसरा है, his family and heritage inspired his bravery and sense of duty. और चौथा है, he decided to join the military out of necessity rather than passion. तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, his family and heritage inspired his bravery and sense of duty.
सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो सही है या फिर गलत है, ये आपको पता करना है। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन टेल अस अबाउट जनरल अमरनाथ शर्मा। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज विद एक्सेप्शनल डेडिकेशन ऑनर एंड एक्सेलेंस, और दूसरा है ही वाज हाईली रिस्पेक्टेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाला, ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज विद एक्सेप्शनल डेडिकेशन ऑनर एंड एक्सीलेंस। फोर्थ क्वेश्चन है रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट हैज सिमिलर मीनिंग। माय फैमिली एंड आई विजिटेड अ पॉपुलर हिल स्टेशन एंड स्टेड इन एन ओल्ड बट विजुअली चार्मिंग हाउस सराउंडेड बाय ट्रीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसको रिप्लेस हम लोग किससे कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे आंसर में द वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय पिक्चर स्क्यू, तो हम लोग उससे इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेजर सोमनाथ लेगेसी ऑफ करेज एंड डिवोशन टू नेशन रिमेन्स फॉरएवर अलाइव व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपीटिशन इन द लाइन। अब देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि मेजर सोमनाथ शर्मा की जो विरासत है, उनके साहस की जो विरासत है और नेशन के लिए, देश के लिए उनका जो प्रेम था वो हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा जीवित रहेगा। तो यहाँ पर फॉरएवर अलाइव जो है वो उसको दो बार यूज करने का, रिपीट करने का क्या यहाँ पे महत्व है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द रिपीटिशन इन दिस लाइन shows that Major Somnath Sharma's bravery and love for the country will never be forgotten. It creates a strong effect, reminding us again and again that his sacrifice is eternal. His courage continues to inspire every generation of Indians. देखिए यहाँ पे जो रिपीटिशन किया गया है इस लाइन में, इससे ये पता चलता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे, उनकी जो साहस भरे काम थे हमारे देश के लिए और उनका जो प्यार था हमारे देश के लिए, उनको हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं। उससे है ना हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ा है, एक बहुत ही अलग तरह का प्रभाव पड़ा है कि देश के लिए कोई कोई ऐसे भी व्यक्ति रहे हैं जो अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार थे और बहुत सारे लोगों ने प्राणों को न्यौछावर भी किया है। और हमें बार बार इस चीज़ से याद आता है कि उनका जो सेक्रीफाइस था वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हिज करेज कंटिन्यूज टू इंस्पायर एवरी जनरेशन ऑफ इंडियन, और उनका जो साहस था ना वो भारत के आने वाले जनरेशन को भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वर मेजर सोमनाथ लास्ट वर्ड, व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट अबाउट हिज सेंस ऑफ ड्यूटी। मेजर सोमनाथ के अंतिम वर्ड्स क्या क्या थे, उन्होंने क्या बोला था मरने से पहले, और आपको ये भी पूछा गया है कि उससे उनके ड्यूटी के बारे में क्या पता चलता है, वो अपनी ड्यूटी को कैसे निभाते। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे हिज लास्ट वर्ड्स वर आई शैल नॉट विथड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। देखिए उनके अंतिम वर्ड्स कुछ इस प्रकार से थे कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं अंतिम व्यक्ति, अंतिम सैनिक से भी लड़ूंगा, उनके विरोधी सैनिक जो भी थे उनसे अंतिम सैनिक से भी मैं लड़ूंगा और अंतिम राउंड तक लड़ूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं लड़ता रहूंगा। दे रिफ्लेक्ट हिज स्ट्रॉन्ग ड्यूटी, करेज एंड सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। देखिए इससे उनके बारे में पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा साहसी थे, उसके साथ साथ वो अपने नेशन के लिए ना सेक्रीफाइस करने के लिए, अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार थे, वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट माइट हैव बीन द आउटकम ऑफ बैटल ऑफ बदगाम इफ मेजर सोमनाथ एंड हिज कंपनी हैड नॉट हेल्ड देयर ग्राउंड। यहाँ पर बोला गया है कि बैटल ऑफ बदगाम का क्या रिजल्ट हो सकता था अगर मेजर सोमनाथ और उनके जो पूरे के पूरे सैनिक का गुट था वो अगर अंतिम तक नहीं लड़ता, अगर वो हथियार डाल देता तो उसका क्या आउटकम हो सकता था। उनके ग्रुप अगर हथियार डाल देते तो पीछे हट जाते तो उसका क्या आउटकम हो सकता था। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे विदाउट मेजर सोमनाथ एंड हिज कंपनी द एनिमी माइट हैव कैप्चर्ड श्रीनगर एंड गेन्ड कंट्रोल ऑफ कश्मीर। हिज sacrifice saved the valley and gave India टाइम टू ब्रिंग मोर सपोर्ट। देखिए बिना सोमनाथ शर्मा के और बिना उनके पूरे सैनिकों के झुंड की वजह से अगर वो लोग नहीं रहते और पहले ही हार मान जाते तो जो एनिमी थे, जो दुश्मन के सैनिक थे, वो श्रीनगर को कैप्चर कर लेते और धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो अपने अंदर कर लेते। उनके सेक्रीफाइस की वजह से जो कश्मीर घाटी था वो बच जाता है और इंडिया को और भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि उनके तक और भी ज़्यादा सपोर्ट जो है पहुँचाया जा सके और कश्मीर को बचा लिया जाए। तो इसके लिए ना उनका जो सहयोग था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक मेजर सोमनाथ स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर सोल्जर्स एंड सिविलियंस टुडे। आपको इस बारे में क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं कि मेजर सोमनाथ का जो स्टोरी है वो आज भी जो है ना लोगों को इंस्पायर कर रहा है, सिविलियंस को इंस्पायर कर रहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये आपको बताना है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे हिज स्टोरी इंस्पायर सोल्जर्स एंड सिविलियंस बिकॉज इट शोज ब्रेवरी, पेट्रियटिज्म एंड सेक्रीफाइस। सोल्जर्स लर्न ड्यूटी एंड करेज वाइल सिविलियंस लर्न ऑनेस्टी एंड सर्विस फ्रॉम हिज एग्जाम्पल। देखिए
देखिए उनके स्टोरी जो है ना वो आज भी हम लोग देखते हैं कि सैनिकों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, उनके हमारे देश के सिविलियंस को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो पूरी तरह से साहस से भरा हुआ था। वो अपने देश के लिए, देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, देश प्रेमी थे। उसके साथ साथ जो है ना वो अपने देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तैयार भी थे। इसके साथ साथ उन्होंने कर भी दिया। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि सोल्जर्स जो है वो उनसे ये सीखते हैं कि ड्यूटी को कैसे निभाते हैं, एक सोल्जर का ड्यूटी कैसा है, कैसे हम लोग उनसे साहस को हमेशा थामे रहना चाहिए और हमेशा हमें अंत तक लड़ना चाहिए। वो हमें सिखा करके जाते हैं। और ये कौन सीखते हैं उनसे? ये सोल्जर सीखते हैं। वहीं पे जो सिविलियंस है वो उनसे ईमानदारी सीखते हैं और कैसे काम को किया जाता है, कैसे अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया जाता है, वो कौन सीखते हैं? वो हम लोग सिविलियंस सीख सकते हैं। सिक्स्थ है, हाउ कैन द वैल्यूज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मेजर सोमनाथ शर्मा, करेज, ड्यूटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस बी अप्लाइड इन आवर डेली लाइफ। देखिए यहाँ पे हम लोग आंसर में लिखेंगे, हिज वैल्यू कैन गाइड अस डेली, करेज हेल्प्स अस फेस प्रॉब्लम्स, ड्यूटी मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ सेक्रीफाइस टीचेस अस टू थिंक फॉर अदर्स मेकिंग अस बेटर ह्यूमन बींग्स। देखिए उनके जो वैल्यूज थे वो आज भी हमें डेली गाइड करते हैं। हम उनसे डेली कुछ कुछ सीख सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। करेज, अगर हमारे अंदर साहस रहेगा तो हम अपने डेली प्रॉब्लम्स को, हमारे ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी समस्याएं आती है, उसका हम लोग सामना कर सकते हैं। उनका जो ड्यूटी करने का तरीका था उससे हम लोग सीख सकते हैं कि हमें कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है, कैसे हम किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एंड कैसे उसको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ उनका जो सेल्फ सेक्रीफाइस था उससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और हमें जो है ना एक अच्छा मनुष्य बनना चाहिए। देखिए मेजर सोमनाथ शर्मा अगर उस दिन पीछे हट जाते तो हो सकता है कि पूरा का पूरा कश्मीर जो है वह आज दुश्मन के कब्जे में हो जाता। तो इसके चलते क्या होता कि भारत जो है वो हार जाता, लेकिन अंत तक वो लड़े और उनके लड़ने की वजह से क्या हुआ, उनके लड़ने की वजह से ये हुआ कि दुश्मन जो है वो कश्मीर वैली पे, कश्मीर घाटी पे अपना जो आधिपत्य है वो स्थापित नहीं कर पाते हैं। अब अगला देखिए, लेट अस लर्न मैच द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 1 विथ मोस्ट सुटेबल सिचुएशंस गिवन इन कॉलम 2। यहाँ पर बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, कॉलम 1 में कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसको आपको कॉलम 2 वाले एक्सप्रेशन से मिलाना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, फाइट टू द लास्ट मैन। तो इसका आंसर ये किससे मिलेगा? ये दूसरे वाले से मिलेगा। द सोल्जर्स फाउट वैलियंटली अंटिल ईच वन लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन। सेकंड है फॉइल द प्लान। तो ये किससे मिलेगा? फोर्थ वाले से। इंस्पायर डिस्टर्ब द एनिमी एफर्ट्स टू इन्वेड अ कंट्री बाय इंटरसेप्टिंग देयर कम्युनिकेशंस। थर्ड है डिलीवर अ ब्लो। तो ये किससे मिलेगा? फर्स्ट वाले से। ए स्पोर्ट्स टीम स्कोर्स अ लास्ट मिनट गोल गिविंग देम द लीड एंड शेकिंग द अपोनेंट्स कॉन्फिडेंस। उसके बाद फोर्थ है होल्ड देयर ग्राउंड। तो ये किससे मिलेगा? ये मिलेगा थर्ड वाले से। सोल्जर्स स्टे इन देयर पोजीशन एंड फाइट बैक इवन दो द एनिमी इज स्ट्रॉन्गर। तो इस प्रकार से आप लोग चारों मैचिंग को कर लेंगे। इसके बाद आगे है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एक्सप्रेशंस फ्रॉम कॉलम 1। अब आपको कॉलम 1 में जो एक्सप्रेशंस दिए गए थे उनकी सहायता से आपको नीचे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे कि पहला है, इफ द डिटेक्टिव मैनेज टू डैश बाय फाइंडिंग द हिडन एविडेंस बिफोर द कल्प्रिट कुड गेट रीड ऑफ इट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉइल द प्लान। उसी हिसाब से दूसरा है, द कंपनीज न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन वाज मीन्स टू डैश टू द कंपिटिटर्स सेल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिलीवर द ब्लो। थर्ड है, द हाइकर्स चूज टू डैश डिस्पाइट द हेवी रेन रिफ्यूजिंग टू टर्न बैक ऑन देयर जर्नी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होल्ड देयर ग्राउंड। डी है, डिस्पाइट बीइंग हेवीली आउट नंबर द सोल्जर वोर टू डिफेंड देयर होमलैंड एंड डैश रिफ्यूजिंग टू सरेंडर टू द एनिमी फोर्स। तो क्या हो जाएगा? फाइट टू द लास्ट मैन। सेकंड क्वेश्चन है, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको क्या करके दिया गया है ना, यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करके दिया गया है, इन्हें आपको पढ़ने को कहा गया है। A contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar. There are many such collective nouns used in the context of armed forces. Match the collective nouns in column 1 to their meanings in column 2. You may refer to a dictionary. देखिए यहाँ पर ना आपको एक हाईलाइट वर्ड करके दिया गया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टिंजेंट है। तो ये क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन है जिसको आर्म्ड फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। और आपको नीचे में ना एक कॉलम, 2 कॉलम आपको टोटल दिए गए हैं। पहले वाले कॉलम में आपको क्या किया गया है? कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं एंड दूसरे वाले कॉलम में उसका मीनिंग दिया गया है। आपको दोनों के बीच में मैचिंग करना है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको कॉलम 1 में दिया गया है रेजिमेंट, स्क्वाड्रॉन, फ्लीट और बटालियन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? मैचिंग करना है। तो सबसे पहले जो रेजिमेंट है ये किससे मैच होगा? सेकंड वाले से। ए परमानेंट यूनिट ऑफ एन आर्मी टिपिकली कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल एंड डिवाइडेड इनटू सेवरल कंपनीज। उसके बाद दूसरा है स्क्वाड्रॉन। तो ये किससे मैच होगा? थर्ड वाले से। ए स्मॉल यूनिट टिपिकली कंप्राइजिंग 12 to 24 एयरक्राफ्ट एंड देयर क्रूज यूज्ड इन एयरफोर्स, नेवल और आर्मी एविएशन सर्विसेज। थर्ड है फ्लीट। ये किससे मैच होगा? ए ग्रुप ऑफ शिप्स
सेलिंग टुगेदर, एंगेज इन द सेम एक्टिविटी और अंडर द सेम ऑनरशिप। फोर्थ है बटालियन, तो ये किससे मैच होगा? फर्स्ट वाले से। ए लार्ज बॉडी ऑफ ट्रूप्स रेडी फॉर बैटल, स्पेशली एन इन्फेंट्री यूनिट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबली विथ वर्ड्स फ्रॉम कॉलम 1 इन द टेबल। आपको बोला गया है कि आपको ना क्या करना है, उन्हीं सारे वर्ड्स से जो कि कॉलम 1 में आपको दिए गए थे, उन्हीं से आपको ये ब्लैंक्स को पूरा करना है। जैसे कि पहला है, द कमांडिंग ऑफिसर एड्रेस द इंटायर रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली। तो गैप में हम लोगों ने यहाँ पे क्या भरा है? रेजिमेंट भरा है। उसी हिसाब से अगला है, द एडमायरर ऑर्डर द इंटायर डैश टू सेल फॉर बैटल। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? फ्लीट। थर्ड है, The dash of infantry advanced slowly through the dense forest। तो यहाँ पे ब्लैंक्स में हम लोग क्या भरेंगे? बटालियन। और लास्ट है, ए डैश ऑफ फाइटर जेट्स वाज सेंट टू इंटरसेप्ट द एनिमी प्लेन्स। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे? स्क्वाड्रॉन। इसके बाद थर्ड है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स बाय टेकिंग क्लूज फ्रॉम द मीनिंग्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पर आपको बोला गया है ना, आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं टेक्स्ट में से निकाल करके, आपको उनको पढ़ना है एंड उन्हीं की सहायता से आपको क्या करना है ना, कुछ क्लूज नीचे दिए गए हैं, तो उन्हीं वर्ड्स की सहायता से आपको क्या करना है? उनको भरना है, उनके ब्लैंक्स को भरना है। जैसे कि पहला है मीनिंग्स। देखिए क्या मीनिंग है, तो पहले वाले का क्या मीनिंग होना चाहिए? टू टेक एंड सीज कंट्रोल, तो इसका क्या हो जाएगा? ओवरथ्रो। दूसरा है, टू इन्वेट और ऑक्यूपाई एन एरिया इन लार्ज नंबर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवररन। उसके बाद थर्ड है, टू फ्लड और ओवर पावर समवन और समथिंग इमोशनली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवररन। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स सी इज यूज फॉर नाउन्स वाई एस इज यूज फॉर वर्ब्स। देखिए यहाँ पर आपको ना कुछ पेयर दिए गए हैं वर्ब के, जहाँ पर आप लोग ये देखिएगा कि कुछ वर्ड्स जो है उसमें सी लगा हुआ है एंड वही प्रोनाउंसिएशन वाला एक और वर्ड है जिसमें एस लगा हुआ है। तो जो सी वाला है वो नाउन है और वहीं पे एस लग जाने के बाद वो वर्ब बन जाता है। जैसे कि एडवाइस जो है वो नाउन है एंड एडवाइस जो है वो क्या है? वर्ब है। एस लगने के बाद क्या हो गया? वो वर्ब बन गया। इसी प्रकार से आपको कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपको क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, सही तरीके से उन्हीं वर्ड्स की सहायता से आपको कुछ गैप्स नीचे दिए गए हैं, उनको भरना है। तो देखिए जो सबसे पहला वाला है, इसमें क्या लिखा गया है? द टीचर्स एडवाइस इज ऑलवेज हेल्पफुल एंड शी कंटिन्यूज टू एडवाइज स्टूडेंट ऑन देयर करियर चॉइसेस। तो यहाँ पर आपको देखिए पहले वाले में हम लोगों ने क्या भरा? सी वाला भरा एंड दूसरे वाले में हम लोगों ने क्या भरा? दूसरे वाले में हम लोगों ने एस वाला भरा। तो जो यहाँ पे वर्ब का यूज था वहाँ पे हम लोगों ने वर्ब वाला भरा और जहाँ पे नाउन वाला यूज होना था वहाँ पे हम लोगों ने नाउन वाला भरा। उसी हिसाब से अगर आप दूसरे वाले को देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा? ऊपर वाले में प्रैक्टिस सी वाला आएगा और नीचे में एस वाला आएगा। उसके बाद थर्ड आप लोग देखो तो यहाँ पर क्या होगा? डिवाइस ऊपर में जो है सी वाला आएगा और नीचे में डिवाइस आएगा, जो कि हम लोग सेकंड में लिखेंगे। उसके बाद क्या है? काउंसिल पहले वाले में आएगा, सी आई एल वाला वो ऊपर में आएगा एंड एस सी एल वाला नीचे में आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको फिर से क्या किया गया है? कुछ सेंटेंस दिए गए हैं एंड उसमें कुछ वर्ड्स जो है आपको हाईलाइट करके दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखो आप लोग, एंडेड विथ इकोज ऑफ करेज दैट सर्व एज एन इंस्पिरेशन। तो यहाँ पर सर्व को क्या करके दिया गया? हाईलाइट करके दिया गया है। उसी हिसाब से एक कॉन्टिजेंट ऑफ ट्रूप्स पोस्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर वाज एयरलिफ्टेड इनटू श्रीनगर। तो यहाँ पे वाज को हाईलाइट करके दिया गया है। उसके बाद थर्ड है, दी कंपनी विथ 90 soldiers was the last and they were expected to return by 2 PM। तो यहाँ पर वाज को और वर को दोनों को हाईलाइट करके दिया गया है एंड लास्ट वाले सेंटेंस में आप देखोगे तो इम्बॉडी को क्या करके दिया गया? हाईलाइट करके दिया गया है। द हाईलाइटेड वर्ड्स आर आइदर सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स, दे आर इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, अगर आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो या तो सिंगुलर वर्ब है नहीं तो वो प्लूरल वर्ब है। और वो जो है ना, जो भी सेंटेंस आप देख रहे हो उस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ वो एग्रीमेंट में है और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Now fill in the blanks for the following sentences by choosing the correct verb given within brackets। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है? सेंटेंसेस को पूरा करना है। और कैसे करना है? तो बगल में आप लोग देखोगे तो ब्रैकेट्स के अंदर कुछ और भी वर्ब्स दिए गए हैं, उनको भरते हुए आपको क्या करना है ना, उसको पूरा करना है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है इसको ध्यान से देखिए, द बुके ऑफ फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो इज और आर में क्या भरना है? यहाँ पर इज आएगा। उसी हिसाब से दूसरा है, नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ द चेंज इन द शेड्यूल।
तो वाज और वर की जगह क्या लिखा गया, वर लिखा गया। थर्ड है ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डैश सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, तो हैज और हैव की जगह में क्या आएगा, तो हैज आएगा। उसी हिसाब से द डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर्स डैश सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोज या फिर सो, तो सोज हो जाएगा। उसी हिसाब से फिफ्थ है वन ऑफ द प्लेयर्स डैश इंजर्ड ड्यूरिंग द मैच, तो एक प्लेयर की बात करी गई है, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ है आइदर द चिल्ड्रन और देयर गार्डियन डैश टू अटेंड द मीटिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गार्डियन के साथ क्या आ जाएगा, तो हैज आ जाएगा। सेवेंथ है ए पेयर ऑफ शूज डैश मिसिंग फ्रॉम द रैक, तो यहाँ पे ए पेयर ऑफ शूज एक पेयर की बात की गई है, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। उसी हिसाब से नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट डैश ट्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज या फिर आर, तो इज ट्रू। उसके बाद अगला है द मेंबर्स ऑफ द जूरी डैश देयर वर्डिक्ट टू द कोर्ट, तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेंबर्स ऑफ द जूरी, मतलब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, बहुत सारे लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव डिलीवर्ड। उसके बाद लास्ट देखिए मैथमेटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज, आर नहीं होगा, इज होगा। इसके बाद अगला देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट द इनकरेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब्स, वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। यहाँ पर बोला गया है कि नीचे आपको एक पैसेज दिया गया है, आपको क्या करना है ना, कहीं कहीं पर वर्ब्स का जो है गलत यूज़ किया गया है, उसको आपको सही कर देना है। एक एग्जाम्पल भी आपको करके दिया गया था, वो एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखो, ईच सोल्जर सैल्यूट विथ प्राइड व्हाइल द कमांडर एंड हिज असिस्टेंट्स इंस्पेक्ट्स द परेड, द साउंड ऑफ मार्चिंग फीट इको थ्रू द एयर एज अ ग्रुप ऑफ कैडेट्स प्रिपेयर फॉर देयर ड्रिल, मीनवाइल अ कॉन्वॉय ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स पास बाय ड्राइंग चीयर्स फ्रॉम द कैडेट क्राउड, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वर्ब जो है वो गलत तरीके से यूज़ किए गए हैं। तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि जो सबसे पहले सैल्यूट दिया हुआ है वहाँ पर हो जाएगा सैल्यूट्स, उसी हिसाब से बाद में असिस्टेंट्स के बाद जो इंस्पेक्ट्स दिया हुआ था उसकी जगह पर हो जाएगा इंस्पेक्ट। उसके बाद अगला है इको की जगह पे इकोज हो जाएगा, प्रिपेयर की जगह पे प्रिपेयर्स हो जाएगा, एंड लास्ट अगर हम लोग बात करें तो व्हीकल्स पास की जगह पासेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप उसको पूरा कर सकते हैं। के बाद अगला है लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू अ टॉक अबाउट द परमवीर चक्र, एज यू लिसन कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ वन और टू एग्जैक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस यू हियर। यहाँ पर आपको बोला गया है कि अभी आप जो है ना परमवीर चक्र के बारे में सुनने जा रहे हो, उनके बारे में हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी आप सुनोगे। और यहाँ पे बोला गया है कि जैसे आप उसके बारे में सुनते हो आपको क्या करना है, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आप लोग को पूरा कर देना है। एक या दो वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, फिर फ्रेज अगर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आपको दिया गया है ट्रांसक्रिप्ट में। ट्रांसक्रिप्ट आपको दिया गया है पेज 98 में, तो चलिए पहले वहां चलते हैं। अब देखिए ट्रांसक्रिप्ट क्या है। हेलो एवरीवन, लेट मी टेल यू अबाउट द परमवीर चक्र। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन इंडिया एंड सिग्निफाइज द व्हील ऑफ अल्टीमेट ब्रेव. This award is granted for exemplary bravery in the presence of the enemy. This means that this award is given to someone who show extraordinary courage and bravery while fighting the enemy. The medal was instituted as a gallantry medal with retrospective effect from 15 August 1947 by Dr. Rajendra Prasad, the then President of India. The medal was designed by Mrs. Savitri Khanolkar, who drew inspiration from Seth Darichi, a Vedic rishi who made the ultimate sacrifice by giving up his body so that the gods could create a deadly weapon called Vajra or Thunderbolt from his spine. The Paramveer Chakra is cast in bronze. At its center, on a raised circle, is the state emblem of India. Surrounding it are 4 replicas of Indra Vajra lined with lotus flowers. That, my dear friends, is परमवीर चक्र, a true symbol of bravery. Thank you. अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया हो कि यहाँ पे क्या बोला क्या है। अब इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है ना, उसको भरना है। तो चलिए हम लोग उसको भर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, द परमवीर चक्र सिग्निफाइज द व्हील ऑफ अल्टीमेट ब्रेव, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ब्रेव। उसके बाद सेकंड है द परमवीर चक्र इज अवार्डेड टू समवन हु शोज एग्जेम्पलरी ब्रेवरी व्हाइल फाइटिंग विद द एनिमी, तो यहाँ पे क्या भराएगा, एनिमी। थर्ड है द परमवीर चक्र वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ गैलेंट्री मेडल इन 1947 बाय द then President of India Dr. Rajendra Prasad. उसके बाद फोर्थ है द डिजाइन ऑफ परमवीर चक्र इज इंस्पायर्ड बाय सेठ दरीची हु वाज अ वैदिक ऋषि। उसके बाद अगला क्या है वो देखिए, द स्टेट एम्बलम इन द सेंटर ऑफ परमवीर चक्र इज सराउंडेड बाय वज्र एंड लाइंड बाय लोटस।
तो इस प्रकार से आप लोग उसको पूरा भर सकते हैं। बच्चों इसी के साथ आज के इस वीडियो में हमने आपको जो भी सारे क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे करवा दिए। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों आप लोग ना नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर भी जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का वीडियो जो है वो आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।